नमस्कार बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 एसएसटी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 19 को। यह आपके 24 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी वर्कशीट में हम ज्योग्राफी का अपना चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा रहेगा कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं, ये हम बात करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट दिस, इनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या करिए, तो ये सब कुछ हम आज की इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस इजी वर्कशीट की। सबसे पहले बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की। वाटर रिसोर्सेज, जैसे कि आप सभी को पता है कि वाटर रिसोर्सेज है 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर, यानी 71%, बहुत ज़्यादा हो जाता है, वाटर से कवर्ड है। लेकिन इस 71% का अगर हम कहें 97.5% के आसपास जो कि सेलाइन वाटर है, खारा पानी है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ओनली 2.7% जो वाटर है दैट इज ए फ्रेश वाटर, मीठा पानी है, जो कि मीठा पानी यूजेबल नहीं है। मीठा पानी कितना है? 2.7%। अब इस 2.7% में से भी 1.7% जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द फॉर्म ऑफ द आइस, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ग्रीनलैंड, माउंटेनियस रीजन। ओके, तो वहां पर है 1.7%। अब रहेगा 1% दैट इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन यूज, यानी 1% केवल पानी ऐसा है जो हमारे लिए अवेलेबल है। अब ये पानी एक तो लिमिटेड अमाउंट में हो गया, ओके, एंड सेकेंड थिंग इज दैट दिस इज नियर अबाउट द 1% एंड इट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं कि 1% सब जगह, जैसे हम राजस्थान की डेजर्ट की बात करें तो वहां पे 1% पानी भी अवेलेबल नहीं है। अब इसके साथ साथ ये प्रॉब्लम अब बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा लोग, और ज़्यादा लोग होने का मतलब है ज़्यादा पेट, पेट में भूख लगेगी, तो हमें ज़्यादा फूड ग्रेन्स पैदा करने पड़ रहे हैं, है ना। तो हम फूड ग्रेन्स को अगर प्रोडक्शन करेंगे उनका, तो उसके लिए भी हमें पानी ज़्यादा चाहिए। ओके, सिर्फ ये नहीं कि हमें पीने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, हमें नहाने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, इसके साथ साथ हमें फूड ग्रेन्स है उनका प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए भी हमें ज़्यादा वाटर की नीड है। ओके, सेकेंड थिंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो वाटर है उसको हम पॉल्यूट करते जा रहे हैं। द वाटर पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो इसके कारण जो पानी पहले से कम है वो और ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या समस्या और कैसे हम इस वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 पिक्चर्स दी गई। फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ यमुना रिवर। आप सभी ने देखी होगी यमुना रिवर को। अगर हम रेनी डेज को छोड़ दें, जुलाई अगस्त सितंबर को छोड़ दें, तो बाकी डेज में जो यमुना रिवर का वाटर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैकिश कलर का होता है। एग्जैक्टली वो वाटर है ही नहीं, वो दिल्ली का गटर होता है, सारा सारा पॉल्यूटेड वाटर होता है। उसमें आप पीने का तो छोड़ दीजिए, अगर आप हैंड वॉश भी कर लोगे ना तो आपको स्किन से रिलेटेड कई सारे इश्यूज हो जाएंगे। यानी ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे जो वाटर अवेलेबल है हमारे लिए, फ्रेश वाटर, वो भी पॉल्यूटेड होता जा रहा है। कौन कर रहा है? हम सभी करें। सेकंड, यहाँ पे एक और पिक्चर दी गई, वाटर स्प्रिंकलर का यूज किया जा रहा है। ये जो वे दिया गया, ये वे दिया गया कि कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन द जो ड्राई एरियाज है। ड्राई एरिया में ऐसे वाटर को कंजर्व किया जा सकता है कि इसी तरीके से एक तो सिंचाई भी हो गई और कम से कम वाटर में हो गई। ओके, तो दो अलग अलग पिक्चर है। फर्स्ट में पॉल्यूशन दिखाया गया और सेकंड में दिखाया गया कि हाउ वी कैन कंजर्व द वाटर। चलिए कुछ और वेज की बात करते हैं कि हाउ वी कैन कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर एरियाज है वहां पर कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट वे, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश द अंडरग्राउंड वाटर। जैसे अगर लैंड है उसके ऊपर फॉरेस्ट हो या वेजिटेशन हो, उससे पानी धीरे बहता है, ठीक, पहली चीज। सेकंड, इससे हेल्प मिलती है अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, रिप्लेनिश करने में। यानी कि पानी अगर धीरे बहेगा, उनकी जड़ों के कारण अटकेगा, तो वो नीचे की तरफ जाएगा, तो अंडरग्राउंड वाटर वो रिचार्ज हो जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव द सरफेस रन ऑफ। और दूसरा मेथड है वी कैन डू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने पहले भी पढ़ा होगा, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, की छत का पानी है उसको हम स्टोर कर लें, अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं और इट कैन बी यूज्ड टू रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका होता है, छत होती है, उसे एक पाइप लगाई जाती है और पाइप से जो अंडरग्राउंड टैंक बना उसमें हम छोड़ सकते हैं, या हैंडपंप जैसा कुछ बना रखा हमने तो उसमें छोड़ सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। ओके, राजस्थान में इट इज़ वेरी कॉमन, वहाँ पे पर्टिकुलरली क्योंकि रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ पे इसी तरीके से रेन वाटर को कंजर्व किया जाता है और बाद में उसी वाटर को थ्रू आउट द ईयर यूज़ किया जाता है फॉर द वेरियस पर्पज। उसको बोलते हैं पार्लर पानी।
पालर पानी का मतलब होता है राजस्थानी भाषा में कहीं तो वो शुद्ध पानी है, राजस्थानी भाषा में उसको पालर पानी कहा जाता है। ठीक, तो ये एक तरीका हो सकता है कि कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा, द केनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन और द इरिगेटिंग फील्ड्स शुड बी प्रॉपरली लाइन्ड टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर सीपेज। सीपेज होता है रिसना, नीचे की तरफ जाना। ओके, तो इसमें दूसरा तरीका ये कि जो कैनाल्स है, कैनाल्स के साथ साथ छोटी नालियां बनाई जाती है जो एग्रीकल्चर एरिया जो होता है वहां पर खेतों की सिंचाई करने के लिए, वो कैसे होनी चाहिए कि वो प्रॉपरली सीमेंटेड होनी चाहिए। ओके, प्रॉपरली लाइंड या प्रॉपरली सीमेंटेड होने चाहिए, क्योंकि अगर पक्की नालियां होगी तो क्या होगा, पानी रिस करके नीचे की तरफ नहीं जाएगा, तो इससे सिंचाई कम पानी में ज़्यादा लैंड की सिंचाई हो पाएगी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी उतना ही रह जाएगा, लेकिन वाटर को हम कंजर्व कर पाएंगे, उसको ठीक से मैनेज कर पाएंगे। थर्ड है, स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग द वाटर लॉसेस थ्रू द सीपेज एंड इवेपोरेशन। इसके अलावा जो स्प्रिंकलर्स है, ऊपर हमने देखा फुहारे, इससे भी वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। किस तरीके से कि वी कैन कंजर्व द वाटर फ्रॉम लूजिंग एज ए सीपेज, किससे सीपेज नहीं हो पाता, यानी कि नीचे रिस के नहीं जाता। और दूसरे कि इवेपोरेशन, वाष्पीकरण भी कम होता है। राजस्थान जैसे इलाकों में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो इवेपोरेशन से भी वाटर लॉस होता है, और दूसरा सीपेज से भी, क्योंकि वो बलुई मिट्टी है। ओके, जो एरिड सॉइल है, तो उसमें रिस्क के नीचे बहुत ज़्यादा वहाँ पे नीचे चला जाता है, तो उन दोनों ही तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। तो स्प्रिंकलर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज। थर्ड, इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, ड्रिप और द ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। इसके अलावा जो ड्राई रीजन है वहाँ पे ड्रिप या फिर ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम है वो यूज़ की जा सकती है। इसको बोल सकते हैं जैसे ये यहाँ पे एक पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे एक पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे एक पौधा लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो पाइप से यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रिप, यहाँ पे ड्रिप और यहाँ से ड्रिप, यानी कि यहाँ पे छोटा सा एक लीकेज कर दिया जाएगा, जिससे कि वो चुअन विधि से ड्रिप से यहाँ से सिंचाई होती रहेगी। जैसे जितने भी बाग लगाए जाते हैं किसी भी चीज़ के, तो उसमें इसी टाइप से पाइपलाइन लगा दी जाती है और उसमें बूंद बूंद करके वो पानी गिरता रहता है। ठीक, तो इस तरीके से भी सिंचाई की जा सकती है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव मेथड। ओके, इससे भी हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर को। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया कि द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि ये जो इरिगेशन के मीन्स बताए ओनली, यानी कि सारे वेज हैं, इरिगेशन के वेज है जिनसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन दिस वन, आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे आप ब्रश करते हो सुबह, तो आप मग में पानी लेकर के ब्रश कीजिए। ओके, ऐसे ही आप जब नहाते हो तो बकेट में पानी लीजिए, बाल्टी में पानी लीजिए, तो इससे भी आप वाटर को कंजर्व कर पाओगे। कभी कभी संडे वगैरह को मौका मिलता है तो इंजीनियर बन जाइए और जहाँ से भी लीकेज है उसको रोक दीजिए। ओके, सो वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द वाटर कंजर्वेशन में, चाहे हम किसी भी कोने में रहते हो, तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके हम भी हेल्प कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक। सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन होती है दैट ग्रोज विदाउट द डायरेक्ट और द इनडायरेक्ट हेल्प ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जैसे आपके घर में प्लांट लगे हुए, वो वेजिटेशन है लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। ओके, ऐसे जो क्रॉप्स होती है वो वेजिटेशन तो है लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? जो अपने आप उगती बढ़ती है, ठीक, दैट ग्रोज विदाउट द डायरेक्ट और द इनडायरेक्ट हेल्प ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, यानी जिसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होता। जैसे रोड की साइड में अगर ग्रास है, घास है, वो नेचुरल वेजिटेशन है। जो हिली एरियाज में फॉरेस्ट है वो नेचुरल वेजिटेशन है, क्योंकि हमने उनमें पानी नहीं दिया, हमने उन प्लांट्स को लगाया नहीं है। ओके, तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? द वेजिटेशन दैट ग्रोज विदाउट एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल द बायोस्फेयर। कि ये नेचुरल वेजिटेशन हो, वाइल्ड लाइफ हो या फिर हम कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर तीनों मिलते हैं, यानी कि जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, तीनों चीजें मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, तो कैसे एग्जिस्ट करती है? क्योंकि तीनों चीजें, पानी भी है, स्थल जमीन भी है और वायु भी है ना। तो जहां पर ये तीनों चीजें मिलती है तो वहीं पर नेचुरल वेजिटेशन होती है, नेचुरली हमारी तरह ही होती है। ओके, तो उसको बोलते हैं, जहां पर ये तीनों चीजें मिलती है, यानी कि तीनों यहाँ पर स्फेयर मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। ओके, हिंदी में कहीं तो जीवमंडल होता है ये, जहां पे जीवन, लाइफ एग्जिस्ट करती है। इन द बायोस्फेयर living beings are interacted or interrelated and interdependent on each other for survival. This is called as the ecosystem.
यानी कि जो बायोस्फीयर है इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड भी है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। ठीक, जैसे हम रहते हैं तो बाकी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर डिपेंड करें, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर भी डिपेंड करें और एक दूसरे के साथ हम इंटरेक्शन भी करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाएगा। यानी अगर हम पूरी सिस्टम से किसी एक भी प्लांट को या किसी एक भी, अगर हम वाइल्ड लाइफ में से किसी एक को भी निकाल दें तो ये पूरा सिस्टम वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, समझ रहे हो ना। यानी कि जो बायोस्फीयर है उसमें हम सभी इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वेदर विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे सॉइल हो गया या फिर जैसे हम वाटर की बात करें तो ये सारे भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के ऊपर हम उनके साथ इंटरेक्शन भी करते हैं और उन सभी के साथ हम डिपेंड भी करते हैं उनके ऊपर। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इसमें आपके बर्ड्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसी में इंक्लूड करेंगे, एक्वाटिक लाइफ भी आ जाती है, यानी कि समुद्री जो जीव हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एक्ट एज द डिकम्पोजर एज वेल। जैसे बर्ड्स है वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ओके, और डिकम्पोजर के तौर पर वो एक तरीके से एक्ट करते हैं, यानी कि वो जैसे भी जो भी है डिकम्पोजर क्या होते हैं, जैसे विघटन करते हैं, जैसे भी डेड बॉडीज होगी उसको वो क्या करेंगे, उसको खत्म करेंगे। ओके, तो इसी तरीके से ये सर्कल चलता रहता है। ओके, एंड अगर बात करें वल्चर की, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज ए स्क्वेंजर एंड कंसिडर्ड एज ए वाइटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट। ऐसे जो वल्चर है वो भी एक तरीके से क्या करता है, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको साफ करता है, क्योंकि डेड एनिमल्स है उनको खा जाता है। ओके, तो ये हर एक जो यहाँ पर जितने भी वाइल्ड लाइफ में से एनिमल्स या बर्ड्स या इंसेक्ट है हर किसी की इंपॉर्टेंट है। ओके, तभी तो ये बैलेंस बना हुआ है। अगर इनमें से कुछ भी गायब कर दे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आपने 8th क्लास में पहले भी किया होगा, साइंस में किया होगा कि फूड चेन चलती है। फूड चेन कैसे चलती है, जैसे ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को क्या खाता है, स्नेक खाता है। ओके, तो ऐसे वो आगे चलती रहती है। अगर उसमें से इंसेक्ट गायब हो जाए तो ये पूरी चेन गड़बड़ हो जाएगी। उसमें से अगर हम फ्रॉग को गायब कर दें तो इंसेक्ट बढ़ जाएंगे, और अगर हम स्नेक को गायब कर दें तो मेंढक बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये ऐसे ही चेन चलती रहती है। वी आर इंटरडिपेंडेंट एंड वी आर इंटर रिलेटेड। हम इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ इस बायोस्फीयर में। इसमें से कोई भी अगर गायब हो जाता है तो उसके लिए सारे के सारे ये सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा, सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इन द इकोसिस्टम। चाहे वो छोटे हो या बड़े हो सभी इंपॉर्टेंट है इस इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो ये तो बात हुई कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है क्या और ये कैसे इंपॉर्टेंट है और इकोसिस्टम क्या है। अब हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्लांट्स है, मेनली प्लांट्स या ग्रास लैंड की बात करें, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन में 3 चीज़ें आ जाती है। फर्स्ट है जो आपके फॉरेस्ट आ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सेकंड आपके ग्रास आ जाता है, और थर्ड आपके बुशेज आ गए, थॉर्नी बुशेस, कंटीली झाड़ियाँ आ गई। तो 3 टाइप के होते हैं। इनमें से जब हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो मेनली हम डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट के बारे में, कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पर कितने फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्या सब जगह एक बराबर है, ऐसा तो नहीं है, तो कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो डिपेंड करती है मेनली टेम्परेचर के ऊपर और मॉइस्चर के ऊपर। मॉइस्चर डिपेंड करेगा रेनफॉल के ऊपर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड स्कब्स एंड द टुंड्रा। यानी कि मेनली 3 टाइप्स की होती है, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गए, स्कब्स हो गए। फोर्थ में हम टुंड्रा को ले सकते हैं। टुंड्रा मतलब वहाँ पे काई, लीचन ऐसे कुछ पाए जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है। ओके, इन द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज थ्राइव फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद द एरियाज हैविंग द अबंडेंट वाटर सप्लाई। यानी कि कुछ एरियाज है जहाँ पर भारी बारिश होती है। जैसे इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया की तरफ आप जाइए, साउथ इंडिया में जो ये जो एरिया है, ये एरिया है, इस एरिया में हैवी रेनफॉल होती है, तो यहाँ पे जो हमें थिक फॉरेस्ट मिलेंगे, घने फॉरेस्ट मिलेंगे। ऐसे ही हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे भी हमें थिक फॉरेस्ट मिलेंगे। ओके, तो जो बारिश के साथ है एक क्लोज लिंक है किसका, नेचुरल वेजिटेशन का। सो इन द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज थ्राइव फॉरेस्ट thus associated with the areas having the abundant water supply
एज द नंबर ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस, जैसे जैसे बारिश कम होती जाती है, द साइज ऑफ द ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस, उनकी साइज और उसकी डेंसिटी मतलब जो घने होते हैं वो कम घने में बदल जाते हैं। ओके, इसीलिए जो मॉडरेट रेनफॉल के एरियाज होते हैं वहाँ पे मॉडरेट टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी की बात करें, दिल्ली के आसपास के एरिया की बात करें, तो यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा घने जंगल नहीं पाए जाते। ठीक, इन द ड्राई एरियाज की बात करें, थोर्नी स्कब्स एंड द स्कब्स ग्रो इन द लो रेनफॉल एरियाज, जबकि जो थोर्नी श्रब्स एंड द स्क्रब्स पाए जाते हैं कहाँ पे, जो डेजर्ट एरिया जहाँ पे बारिश और कम होती है, वहाँ पे कम हाइट के पेड़ मिलेंगे, वो भी कांटे वाले पेड़ मिलेंगे। ओके, या फिर वहाँ पे झाड़ियाँ मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रेनफॉल। इन द हैवी रेनफॉल एरियाज थिकली फॉरेस्ट आर फाउंड, थिक फॉरेस्ट वहाँ पे मिलते हैं, जबकि जो मॉडरेट रेनफॉल के एरियाज है वहाँ पे मॉडरेट फॉरेस्ट मिलेंगे, उनकी हाइट भी कम होगी प्लांट्स की। जबकि जो एरियाज आ गए, ड्राई रीजन के एरियाज आ गए, तो वहाँ पे स्कब्स ही मिलेंगे, झाड़ियाँ मिलेंगी या फिर कम हाइट वाले कंटीले पेड़ मिलेंगे। ठीक, ये डिपेंड किसके ऊपर किया, टेम्परेचर प्लस रेनफॉल के ऊपर। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ, कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे किया जा सकता है और गवर्नमेंट क्या करिए इस डायरेक्शन में। चेंज इन द क्लाइमेट and human interference can cause the loss of the natural habitats for the plants and animals। can cause नहीं, कर रहे हैं हम, कि जो पहली चीज क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, सेकंड ये कि ह्यूमन इंटरफेरेंस है, हमने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। वी आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट एरिया, हम उनको क्लियर कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए, डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। जैसे हमने डैम्स बनाए, हमने हाईवेज बना दिए, हमने वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप कर दी, हमने फॉरेस्ट को साफ कर दिया। जैसे पहले बताया कि ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा पेट खाने के लिए ज़्यादा चाहिए, फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज़ टू वी आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट एरिया, हम फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करते जा रहे हैं। क्लाइमेट में भी चेंज हुआ है, इसके कारण भी जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई। तो इन सब कारणों से हमने क्या कर दिया, सबसे पहला टारगेट हमने बनाया फॉरेस्ट को, हमने फॉरेस्ट को साफ करना शुरू कर दिया। ओके, इससे क्या हुआ, जो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का वो गायब हो गए, और नेचुरल वेजिटेशन तो गायब होनी थी क्योंकि डायरेक्ट निशाना वही है। ओके, तो एडवर्सली अफेक्ट किया हमने अपने डेवलपमेंट के चक्कर में फॉरेस्ट एरिया को, नेचुरल वेजिटेशन को। डिफॉरेस्टेशन, सोइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी, लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड द नेचुरल फैक्टर्स दैट एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। कि कुछ वे कैसे, एक तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ों को काटना, किसी पर्पज से हम काट रहे हो, इससे ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों गायब होते जा रहे हैं। दूसरा सोइल इरोजन, सोइल इरोजन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी होती है ना, उसकी धरती होती है, उसकी सबसे ऊपर वाली परत है, लेयर है, वो मिट्टी के, जो मिट्टी है वो हवा के साथ उड़ जाए या फिर पानी के साथ बह जाती है, वॉश हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सोइल इरोजन। तो जब सोइल इरोजन होता है तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि नीचे जो मिट्टी होती है वो कम फर्टाइल होती है, कम उपजाऊ होती है। ओके, तीसरा हो गया कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज में आपके डैम्स भी आ गए, आपके अर्बन एरियाज भी आ गया, आप में रेलवेज ट्रैक्स है वो बिछाए जा रहे हैं, वो भी आ गए, हाईवेज आ गए। तो इसके लिए भी हम क्या करें, फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। फॉरेस्ट फायर, ये एक नेचुरल रीजन है, कई बार फॉरेस्ट में आग लग जाती है, हालांकि कम होता है, लेकिन इससे भी नेचुरल वेजिटेशन के लिए एक तरीके से हार्मफुल होती है। सुनामी या लैंडस्लाइड्स, ये भी हैं, लेकिन इतने ज़्यादा बड़े रीजन नहीं है। मेनली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो सबसे बड़ा रीजन है, कि वी आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ द अर्बन एक्सपेंशन, फॉर द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, फॉर द हाईवेज, फॉर द रेलवेज एटसेट्रा। और सबसे बड़ा कारण कि हम एग्रीकल्चर के लिए इन फॉरेस्ट को साफ करते जा रहे हैं। तो इन सब के कारण ये नेचुरल वेजिटेशन, और नेचुरल वेजिटेशन जब गायब होती है तो वहीं से वाइल्ड लाइफ है वो भी गायब हो जाती है। One of the other major concern is the poaching that result in the sharp decline in the number of particular species। इसके साथ पोचिंग भी है, अवैध जो शिकार किया जा रहा है, अवैध जो व्यापार किया जा रहा है, इसके कारण भी वाइल्ड लाइफ है वो कम होती जा रही है। पर्टिकुलर स्पीसीज है उनकी संख्या इतनी कम हो गई कि लगभग एक्सटिंक्शन के मार्च पे पहुंच चुके हैं, गायब होने वाले हैं कुछ ऐसी पर्टिकुलर स्पीसीज। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क बनाए, जैसे अगर हम अपने दिल्ली के आसपास, तो दिल्ली के 9th क्लास के स्टूडेंट्स वो जाया करते हैं घूमने के लिए। राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सरिस्का नेशनल पार्क की अगर बात करें, बर्ड सेंचुरी की बात करें राजस्थान में, तो ये ऐसे सेटअप किए गवर्नमेंट ने ताकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो
क्या किया गया कि कुछ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. Conservation of creeks, lakes, and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion. चाहे वो क्रीक्स हो, चाहे वो लेक हो यानी कि दलदली इलाके हों, चाहे वो झीलें हों, तो इस टाइप के इलाकों को भी प्रोटेक्ट करना होगा ताकि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि ये गायब होंगे तो वाइल्ड लाइफ ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी. अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव आर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड एट द रीजनल एंड द कम्युनिटी लेवल. इसके अलावा गवर्नमेंट ने लोगों को अवेयर करने के लिए जैसे सोशल फॉरेस्ट्री को शुरुआत की है कि लोगों को अवेयर किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप प्लांट्स लगाइए और उनको कंजर्व कीजिए. ओके, और जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे वो उन्हीं को ही मिल जाएंगे. ऐसे ही वन महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये भी एक प्रोग्राम ऐसा है जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि दैट दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट थोड़ी लगा सकती है, हमें करना होगा जो कुछ भी करना होगा. तो ये प्रोग्राम लॉन्च किए गए ताकि लोग अवेयर हों. स्कूल चिल्ड्रंस आर ऑल्सो इनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचुरल कैंप्स सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज. इसका जो स्कूल चिल्ड्रंस है उनको भी एक तरीके से मोटिवेट किया जाता है बर्ड वॉच के लिए कि पक्षियों को आप देखिए, उनसे महसूस किए उन चीज़ों को और उनको प्रोटेक्ट कीजिए. ऐसी उनकी ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज करवाई जाती है. अभी बताया ना कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से हर साल जाते हैं. अभी तो लास्ट 2 ईयर से नहीं जा पा रहे हैं. जो टूर जाते हैं तो वो ऐसे ही एरियाज में जाते हैं जहाँ पर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो पाए, जिससे वो खुद को कनेक्टेड फील कर पाए नेचुरल वेजिटेशन के साथ या एनवायरनमेंट के साथ. ओके, Many countries have passed laws against the trade as well as the killing of the birds and animals. काफ़ी सारी कंट्रीज है जिन्होंने इस टाइप के जो लॉज है वो भी इनेक्ट किए. एक स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए ताकि ऐसे लोगों को रोका जा सके. इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इन 1972 इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया था और उसके तहत स्वेयर पनिशमेंट दी गई है, यानी प्रोविज़न है कि अगर कोई भी शिकार करता है या इस टाइप की एक्टिविटीज़ करता है. ओके, साथ ही साथ मीनवाइल एन इंटरनेशनल कंजर्वेशन साइट्स CITES हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड. यानी कि इसके साथ साथ जो साइट्स है CITES एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक लिस्ट प्रिपेयर करता है किसकी, उन स्पेसीज की जिनकी संख्या कम होती जा रही है या जिनको प्रोटेक्ट करने की नीड है. तो ये भी एक तरीके से एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि हाउ वी कैन कंजर्व दिस नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जा सकता है. ओके, तो ये हमने पढ़ा आज की इस वर्कशीट में. हालांकि कंटेंट काफ़ी लेंथी दे दिया गया था, लेकिन था बेसिक कंटेंट कि हम कैसे वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप यही लिखो, आप अपनी ईजी लैंग्वेज में लिख सकते हो. ऐसे नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, और नेचुरल वेजिटेशन और इकोसिस्टम है या फिर हम बात करें फ्लोरा एंड फौना, तो उसको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट. डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर को. टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से 2 कदम उठाए, हमें 2 बताने हैं. ठीक, फर्स्ट है सेवरल नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द कंट्री. कई सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो सेटअप किए गए थ्रू आउट द कंट्री. ये पहला स्टेप है. सेकंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसको भी पास किया गया. तो 2 इंपॉर्टेंट स्टेप है जो उठाए गए गवर्नमेंट की तरफ से किसको कंजर्व करने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स को. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज. लैंड रिसोर्सेज जिसके बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किया था, उसको कंजर्व करने के लिए हमें 3 वेज बताने. फर्स्ट है वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. अफोरेस्टेशन यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, इससे कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि इससे सॉइल इरोजन नहीं होगा. सेकंड है वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय डूइंग टेरेस एग्रीकल्चर इन हिली एरियाज. टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं हम हिली एरियाज में, सीढ़ीदार खेती. ठीक, उससे हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं. हिली एरिया में काफ़ी इफेक्टिव है ये. थर्ड है इन ड्राई रीजन और ड्राई एरियाज लैंड कंजर्वेशन कैन बी डन बाय अप्लाइंग रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट जिसको कहेंगे. लाइन में ऐसे प्लांट्स लगा दिए जाते हैं. इससे क्या होता है, हवा की स्पीड कम हो जाती है और
मिट्टी उनके साथ उड़ के आगे नहीं जा पाती है, और अगर उड़ती भी है तो क्योंकि ये लाइन में प्लांट्स है तो उसके कारण वहीं रुक जाती है। ओके, तो ये 3 वेज है थ्रू विच वी कैन कंजर्व आवर लैंड रिसोर्सेज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। थर्ड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है ये हमें बताना है। द सिस्टम इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद द इन्वायरमेंट, कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ और इन्वायरमेंट के साथ, इन विच दे लिव, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम, उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। ठीक, तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ओके, उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। दूसरा, आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही वीडियो पब्लिश होता है तो वैसे ही लिंक वहां पर शेयर किया जाता है। साथ साथ आपको टेलीग्राम के ऊपर नीचे कमेंट बॉक्स मिलेगा, एक तरीके से कमेंट सेक्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आप कमेंट करके अपने डाउट, अपने क्वेश्चन को भी पूछ सकते हो। ओके, तो इंटरेक्ट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा आप सभी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।